आज एनिमेशन फंडामेंटल। ठीक है, तो एनिमेशन फंडामेंटल को समझने के लिए मैं सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे टाइमलाइन। जो ये टाइमलाइन आपको दिख रही है, ये आप इसको हटा के भी अलग रख सकते हैं। ठीक, ये इसकी फ्रेम है। फ्रेम 120 200 तक दिखा रहा है ये। इसको आप ऐसे समझो, मैंने यहाँ से इसको चलाया तो ये 120 तक दिखा रहा है। मुझे इसके फ्रेम बढ़ाना है, तो ये आपके फ्रेम बढ़ रहे हैं। ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर हम लोग एनिमेशन करने के लिए 24 फ्रेम लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी आइज़ है वो ठीक तरीके से जो मोशन है वो 24 फ्रेम का दिख सकती है। अगर वो कोई भी मोशन है, हमने 12 फ्रेम 10 फ्रेम 10 फ्रेम रुकना अगर ले लिया, तो क्या होगा, मोशन हमें ठीक से नज़र नहीं आया कि क्या हो रहा है। आंटी पराठे देख लेना, ठीक है, 40 के होंगे ना, 10 आप ले लेना। तो साइंटिस्ट ने 24 फ्रेम 1 सेकेंड के अंदर अगर हम मोशन देते हैं तो उसका जो भी एक्शन हो रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, और अगर हम फ्रेम लेते हैं 30, एक सेकेंड के अंदर क्वालिटी इंप्रूव होगी। क्या इंप्रूव होगी? क्वालिटी। मगर एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा और अंडर टाइम बढ़ जाएगा। 24 फ्रेम अब 30 हो गए, हर चीज़ का टाइम बढ़ा। उसके बाद फ्रेम होते हैं आपके 60, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी एनिमेशन की, मगर प्रोडक्शन कॉस्ट, रेंडरिंग कॉस्ट सब बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट की होती है हमें उसके हिसाब से काम करना होता है। 24 फ्रेम ठीक है, सभी लोग 24 फ्रेम का यूज़ करते हैं मोस्टली। जब आप लाइव शूट करते हैं फिल्म को तो उसके अंदर फ्रेम आपके 30 होते हैं। ठीक है, 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 90 तक भी हो सकते हैं 1 सेकेंड के अंदर। जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट ज़्यादा अच्छा होगा उसके अंदर, और हर चीज़ उसके अंदर बिल्कुल ठीक नज़र आएगी, क्योंकि कैमरा जो कैप्चर करेगा अच्छी क्वालिटी कैप्चर करेगा, क्योंकि 1 सेकेंड के अंदर बहुत फ्रेम ले रहा है वो। इसका मतलब वो डिटेलिंग ज़्यादा आ गई। ठीक है, मगर एनिमेशन के अंदर हम लोग 24 फ्रेम को ही रखते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है एनिमेशन करने के लिए, क्योंकि फ्रेम को एनिमेशन किया जाता है, एक एक फ्रेम को एनिमेट किया जाता है। हम मान लो 1 सेकेंड का एनिमेशन है, 24 फ्रेम हो गए। 5 सेकेंड का फ्रेम है तो जोड़ लो कैसे हो जाएंगे। 1 मिनट का एनिमेशन का मतलब हो गया अच्छा खासा टाइम लेना एनिमेशन के अंदर, क्योंकि एनिमेशन मोशन कैप्चर आजकल एक टेक्निक आई है, उसका यूज़ करने के बाद में भी जो एक्सपर्ट है उनको ठीक करना पड़ता है एनिमेशन। ठीक है, इसका मतलब नहीं उसने परफेक्ट कर दिया है आपका एनिमेशन। तो ये टाइमलाइन है, इससे हम प्ले करते हैं। ठीक है, इससे आपका पीछे तरफ एक एक फ्रेम पीछे जाएगा, ये एक साथ ही पीछे जाएगा, ये एक साथ आगे आएगा, एक एक फ्रेम पीछे, एक एक फ्रेम आगे। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल और ये एरो की, अच्छा ये काम नहीं कर रही है, शॉर्टकट की या तो बनाना पड़ेगी। आप यहाँ पे जितनी की यूज़ कर लेते हैं वो यहाँ पे शो कर देता है कि इतनी की पे आपका ये जो है एनिमेशन का नोटिस करने वाला पार्ट यहाँ रखा हुआ नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो एनिमेशन के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए। और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है, आप यहाँ क्लिक करते
एनिमेशन की प्रॉपर्टी आपको यहाँ नज़र आएगी। टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेम रेट 24 फ्रेम पर सेकेंड। आप इसके अंदर जाते हैं, देखो है 5 फ्रेम भी, 6 फ्रेम, 8 फ्रेम, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 24, ठीक है। और आपके 25, 30, 40, 50 तक है, देखो दिखा रहा है ना। 50, 60, 70, 80, 90, 100 फ्रेम तक भी हो सकते हैं, बल्कि और भी हो सकते हैं आपके लिए। सोचो इसकी क्वालिटी क्या होगी, ठीक है। तो मोस्टली 24 फ्रेम का आपका इसके अंदर रहता है। अच्छा, अभी हमने फ्रेम यहाँ से बढ़ा लिया, मगर हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ये बोल रहा है कि आपका फ्रेम 1 से स्टार्ट होगा और 200 तक रहेगा, आप 500 तक ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है जो बहुत समझने वाली ज़रूरत है। ये जो आप देख रहे हैं की स्टिक साइज यहाँ पर जो ये है ना इसका, ये इसको स्टिक बोलते हैं। इसको हम हमेशा 4x रखते हैं इसलिए ताकि हमें एनिमेशन इसका प्रॉपर दिख जाए, ठीक है। ये देखो साइज, ये तो साइज हो गया वर्टिकली, एनिमेशन के लिए आपको चाहिए, ठीक है। ऐसे तो आपका 1x भी ही रखते हैं। और यहाँ पर स्टिक का साइज हो गया, ये स्टिक एनिमेशन के की लगाओगे ना तो ये साइज़ दिखाएगा। अभी देखते हैं करके हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, टूल ले रखा है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका ऑटो की का ऑप्शन। इसको जैसे आप ऑन करके रखते हैं और एस प्रेस करेंगे, पहले मैं इधर लेके जाता हूँ इसको, एस प्रेस करेंगे तो की आपकी लग जाएगी, देखो ये रेड हो गई। आप अपना स्टिक जो है एनिमेशन स्टिक को यहाँ लेके आए, ठीक है, एस दबाया, ठीक है। आप आगे लेके आए, एस दबाया, तो ये आपकी ऑटो की ऑन होने की वजह से एस प्रेस करते हैं, ऐसे हमारी की लग रही है, ठीक है। अभी एनिमेशन इसके अंदर नहीं दिख रहा है, तो जैसे ही हम सेकंड वाली की पे अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं देखने के लिए, हेलो, हाँ जी, टाइम पास करते हैं। अच्छा, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ से आप इसकी टाइमलाइन को जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको की नज़र आ जाए प्रॉपर तरीके से, कहाँ कीज लगी हुई है, ठीक है। ये अब देखो मैंने सेकंड की को सेलेक्ट कर रखा है और जैसे ही इसको मूवमेंट दूंगा, ठीक है, सेकंड की को मैंने मूवमेंट दे दी, 1 मिनट, इसको सेट किया मैंने, मूवमेंट दिया, तो इसके अंदर एनिमेशन हो गया स्टार्ट, देखो, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप, एक्स वाई जेड, ये ट्रांसलेट जब हम करते हैं, मींस एनिमेशन करते हैं या प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज़ करते हैं एनिमेशन के लिए। आपको इसको हाइड करना है, शो करना है, यहाँ से कर सकते हैं। एनिमेशन को स्केल करना है, रोटेट करना है और ट्रांसलेट करना है, मतलब एक्स वाई जेड में मूव करना है। तो इन प्रॉपर्टी का एनिमेशन में बहुत यूज़ होता है। अच्छा, अब इसकी कीज़ का जो साइज़ है इसको हमने थोड़ा सा ऐसे कर लिया, ठीक है। अब एनिमेशन को ठीक करने के लिए हमारे पास में एनिमेशन ग्राफ एडिटर होता है, जो आपको विंडो के अंदर आपको एनिमेशन ग्राफ एडिटर के अंदर मिलता है, ठीक है। यहाँ से हम एनिमेशन को ठीक करते हैं। हमने की जो ग्रीन आपको एक ग्राफ दिख रहा है, कर्व दिख रहा है, यानी कि वाई एक्सिस के अंदर की लगाई है, तो हम एक्स में हमारी की लगी हुई नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, और जेड के अंदर भी की लगी हुई नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका मतलब की हमारी वाई में लगी हुई है। तो हमने वाई एक्सिस को सेट करके इसके ऊपर फोकस करते हैं एनिमेशन करने के लिए। होता ये है
एनिमेशन जब हम करते हैं, कुछ पॉइंट नोट कर लेना, लाओ वो लेके आ जाओ, बता समझाने में पड़ेंगे आपको। कुछ पेन कापी लिख लो, उसके बाद सही से नोट कर लेना। नहीं है, इस पे नोट कर लो चाहे, पेज बाद में इसका नोट कर लेना सही से, कर लो कहीं पेज लेके। देखो, रियल वर्ल्ड के अंदर अगर हम अब चलते हैं, वॉक करते हैं, यानी एनिमेशन करते हैं, अपने आप को मूवमेंट देते हैं, तो जब हम चलते हैं हमारी शुरुआत स्लो से होती है, फिर एक टाइम आता है थोड़ा फास्ट हो जाती है, और जब हमें कहीं रुकना होता है तब हमारी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो एनिमेशन के अंदर, ग्राफ एडिटर के अंदर ये आपको ऑटो ईज़ इन ईज़ आउट, जिसे हम स्लो इन स्लो आउट भी कहते हैं, ठीक है, आपने शायद पता होगा आपको इसके बारे में। ईज़ इन, ईज़ का मतलब होता है गति, ठीक है, ईज़ इन का मतलब होता है स्लो, ईज़ आउट का मतलब होता है स्पीड, यानी कि फास्ट। तो ये जो है आपके टेजेंट, इनको हम क्लिक करते तो इनके अंदर टेजेंट आते हैं, ठीक है। अब इनको, इस आर्क को हम ठीक करते हैं, जब हम सीधा रखते हैं, स्ट्रेट रखते हैं, ठीक है, सेलेक्ट किया, इसको सीधा किया, इसको आपने सीधा किया, तो आपकी स्पीड इक्वल रहेगी, ठीक है, कोई कांस्टेंट रहेगी, मतलब बिल्कुल ठीक। अगर आप इसको प्ले करते हैं, ठीक है, ये ठीक, मगर ये एनिमेशन आपका डेड एनिमेशन कहलाता है, जिसके अंदर कोई ईज़ इन नहीं है, ईज़ आउट नहीं है। जब आप किसी भी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो एक हाइट आती है, वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हैंड। और जब हम इसको थ्रो करते हैं तो शुरुआत क्या होती है, स्लो से शुरुआत होती है, क्योंकि हैंड हमारा ऐसे गया, ठीक है। तो हमें इन टेजेंट का यूज करके एनिमेशन को अपना ठीक करते हैं। मान लो मैंने इस की को सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ इसको मुझे स्मूथ देनी है, ठीक है, यानी कि मुझे इसको स्मूथ देनी है। ये सारे टेजेंट हैं, आउटो टेजेंट करना है, आउटो रहता है हमेशा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और जब हम यहाँ से इस टेजेंट को आर्क देते हैं तो हमें ये ब्रेक करना होता है, जिसको ब्रेक कहते हैं, ब्रेक टेजेंट। इससे क्या होगा, इस टेजेंट को जैसे ही हमें ऐसे इस तरीके से मूवमेंट करते हैं तो ये आर्क आपका आर्क हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर स्लो स्टार्ट हो गया। आप किसी भी टेजेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्रेक वाला वी जो दिख रहा है आपको, वी यहाँ क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, टेजेंट आपका ये वाला इसके साथ नहीं घूमेगा। जैसे मान लो ये वाला टेजेंट है, एक को मूवमेंट करता है, दूसरा भी मूव करता है, हाँ, तो इसमें टेजेंट बोलते हैं। तो ब्रेक से जिस साइड का घुमाना चाहते हो उस साइड का आपका घूमेगा। तो मैंने इसके अंदर ये टेजेंट को इस तरीके से किया, ठीक है। अच्छा, ये आप माउस का जो स्क्रॉल बार है ना, उसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो इजीली आप इसको मूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से इस पर सेलेक्ट किया आपने, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट है हैंग आउट का। तो अब आप इसको जब प्ले करते हैं
इस तरीके से इसके अंदर प्रॉपर्टी को मान लो आपने नीचे किया ऐसे, देखते क्या चेंजेस आती है। ठीक है, ये मूवमेंट है इसका। अब आपको ये एनिमेशन लगातार लूप पे रखना है, तो आपको क्या करना है, इस एनिमेशन की कॉपीज़ लेनी है, कर्व्स में जाना है, प्रे इन्फिनिटी साइकिल करना है। ठीक है, और कर्व्स में दोबारा जाना है, पोस्ट में भी आपको साइकिल करना है। अब आपको इसका ये जो ग्राफ है इसको कंटिन्यू देखना है लगातार। आपको व्यूज़ में जाना है और यहाँ से आपको कर लेना है इन्फिनिटी ऑन, तो ये साइकिल हो गया आपका। अब आपको जब प्ले करेंगे तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि वो साइकिल पे आपने कर दिया एनिमेशन। तो इस तरीके से जब हम एनिमेशन को साइकिल करते हैं तो इसका बेनिफिट हमें, वॉक साइकिल जब आप बनाएंगे किसी की कैरेक्टर की, रन साइकिल, वॉक साइकिल, ठीक है, तो वहाँ पर हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, वो एनिमेशन जो लगातार कंटिन्यू चलना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कर्व्स के अंदर प्री इन्फिनिटी को साइकिल करना है और पोस्ट के अंदर भी आपको साइकिल को ऑन करना है। उसके बाद आप एक ग्राफ को शो देखना चाहते हैं तो आपको व्यू में जाना है, व्यू के अंदर आप व्यू के अंदर जाना है आपने, यहाँ से आपको इन्फिनिटी को ऑन करना है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, लगातार, कंटिन्यू। इस ऑप्शन को जब ऑन करते हैं तो आपको इसका ग्राफ शो होगा। लिख लो, पॉइंट को लिख लिया ये, ठीक है। अच्छा, जब एनिमेशन करने में हमें कुछ पॉइंट जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। आप इस टेजेंट को देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम स्टेप टेजेंट। इस टेजेंट के अंदर एनिमेशन ऐसे होता है जैसे जर्क मार के चल रहा हो, टक 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 टक। तो ये प्रोसेस है, जब एनिमेटर होते हैं बहुत से टेजेंट, जो आपको स्टेप टेजेंट दिख रहा है उसको ऑन करके देखते हैं। मानो उन्होंने पहला फ्रेम बना दिया, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, इस तरीके से झटके लेगा और फिर एक एक पार्ट को वो सिलेक्ट करके ऑटो टेजेंट करते हैं या अपने अकॉर्डिंग टेजेंट को ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप इसके अंदर चेंजेस करते हैं। जैसे आपने सेलेक्ट किया इसको, तो ये देखो एक चीज़ और देखना, ये सब कॉपीज़ है। जब मैं इसमें वो करता हूँ कोई भी एनिमेशन चेंज, तो ये सारा की सारा एनिमेशन यहाँ चेंज होगा। क्लिक किया, हो गया, ये स्टेप हो गया। अब आप प्ले करोगे तो ये ऐसे जर्क मारेगा। क्यों मार रहा है जर्क? 0 से लेके ये जो आपका फ्रेम दिख रहा है 38, बैठ जाओ, अगर देख रहा है यहाँ फ्रेम तक कोई बीच में जो एनिमेशन की जो कीज़ जो कंप्यूटर बनाता है वो नहीं है। जब आप ऑटो टेजेंट करते हैं, मतलब एनिमेशन के लिए जब इसका ऑप्शन यूज़ करते हैं ये, तो अब ये 0 से लेके यहाँ तक कंप्यूटर ने अपनी कीज़ बना दी है एनिमेशन की। तो अब आप जब इसके प्ले करते हैं तो क्या थोड़ा स्मूथ एनिमेशन हो गया। ठीक है, तो एनिमेशन करने की जो प्रोसेस है उसके अंदर बहुत से जो आर्टिस्ट होते हैं वो स्टेप टेजेंट का यूज़ करते हैं, ऑटो का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और लीनियर टेजेंट का यूज़ करते हैं। लीन का मतलब होता है एनिमेशन इसका बिल्कुल स्मूथ हो वैसा हो जाता है, कांस्टेंट। सेलेक्ट किया मैंने इसको और यहाँ से मैंने इसको, ठीक है,
लीनियर कर दिया। तो बिल्कुल कोई बीच में पता ही नहीं चल रहा है कि कितने फ्रेम है एनिमेशन के अंदर, स्पीड इसकी बिल्कुल इक्वल है। और जैसे ही आपने इनको सेलेक्ट करके आउटो यानी कि आउट ऑफ प्रेजेंट किया तो सब स्मूथ हो जाएगा। मतलब स्लो, ये जो स्पीड है आपकी मैं बताता हूँ। देखो कोई ऑब्जेक्ट आपका 0 से यहाँ तक जा रहा है, जितनी भी फ्रेम है आपको, ये जो है आपके फ्रेम है मान लो 24, ठीक है। आपने 24 के आधे करे, इसके हो गए आपके 12, इसके आधे करे, इसके आधे किए। ये जो स्पीड है इसको इक्वल बोला हमने, क्या बोला? इक्वल स्पीड। यहाँ कोई चेंजेस नहीं होती। आपने क्या किया, बाइक हो या साइकिल हो या कुछ भी हो, आप एक चाल चल के चलते चले जाते हैं। आपको पता 80 पे चल रही है, 100 पे चल रही है, 60 पे चल रही है, आपका वो रेस दे रखी है आपने, ठीक है। तो आपने इसको क्या बोला? इक्वल स्पीड। ये चेंजेस वाली जो स्पीड होती है वो यहाँ से यहाँ तक की होती है, ठीक है। ये जो स्पीड है आपकी मान लो, ठीक है, और 18 से 24 मिनट, यहाँ पर चेंजेस होती है जो एनिमेशन को आपको वैरायटी दिखाती है। मतलब आपकी शुरुआत किसी चीज़ की आप स्लो से कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ से जब चलेंगे, उठेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे, फिर आगे स्पीड पकड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ एकदम स्पीड पकड़ने का मतलब है टकरा जाना, ठीक है। अब आपको जब सीधा स्पेस मिल जाएगा तो आप थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे, आपको बाहर जाना है। तो आपकी शुरुआत जो स्लो से हुई है, देखना, ध्यान देना, मैं इसके फ्रेम ले रहा हूँ हाफ, इसकी फ्रेम हाफ, इसकी फ्रेम हाफ, ये फ्रेम है, इसको आपने क्या बोला? फ्रेम। ये जो फ्रेम आपको दिखा रहे हैं ये स्लोनेस दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ फ्रेम ज़्यादा है, तो क्या होगा? एनिमेशन आपका स्लो होगा। यहाँ फ्रेम कम है तो यहाँ स्पीड, इसका मतलब बढ़ गई। यहाँ फ्रेम और कम है, इसका मतलब स्पीड और बढ़ गई। अब आपने यहाँ पर होल्ड करना है, तो क्या हुआ? स्लो हुआ, क्यों? यहाँ फ्रेम बढ़ गए। तो इस प्रोसेस को हमने बोला, इसको काफ़ी लैंग्वेज में अलग अलग बोला जाता है, स्लो इन, ठीक है, या ईज इन। स्लो इन या ईज इन ये एक ही है, ठीक है। ईज आउट या ईज, ठीक है, इन। ईज आउट का मतलब है स्पीड, ठीक है, तो ये स्पीड है। अब बात आती है, क्या हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट हम एनिमेशन के लिए स्लो इन से ही शुरू कर सकते हैं? मतलब बात आती है कि कोई भी एनिमेशन है कि हम स्लो, फास्ट, स्लो इस तरीके से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बात कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट, मोशन ग्राफिक के अंदर अगर आप एनिमेशन कर रहे हैं, मोशन ग्राफिक के अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट की शुरुआत स्पीड से कर सकते हैं, ठीक है। ईज आउट मतलब स्पीड से आया और शटल आराम से हुआ, स्पीड से आया और शटल आराम से, मतलब जुप जुप, स्पीड से आया, रुक गया अपना। मतलब कोई ये आपका ऑब्जेक्ट है, आप दिखाना चाहते हो, उसका एनिमेशन करना चाहते हो, जूप आराम से रुक गया, ठीक है, वैरायटी के लिए। या आप बहुत स्लो लेके आ रहा हो, फास्ट आके रुका, लेकिन रुकना फिर भी उसने है, स्लो तो फिर भी आना है। तो ये जो स्लो इन यानी कि शुरुआत किसी चीज़ की स्लो से रखनी है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप किसी बंदे को मूव करवा रहे हैं और उसको एकदम स्पीड में नहीं दिखा सकते, वो एनिमेशन आपको खुद कंफ्यूज कर देगा और जो देख रहा है व्यूवर उसको भी कंफ्यूज कर देगा। तो वहाँ पर हम लोगों को इस चीज़ का मेथड एनिमेशन प्रिंसिपल का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो हम क्या समझ रहे हैं, कीज़ फंडामेंटल, ठीक है,
मैंने आपको ये जो बताया है आपका ग्राफ एडिटर से एनिमेशन के अंदर कैसे चेंजेस करते हैं हम। जब मैं एनिमेशन को लूप पे लेता हूँ, अगर एक टैजेंट को चेंज करूँगा दूसरा टैजेंट अपने आप ही चेंज हो जाता है। ठीक है, मान लो आपने इसको गलती से मूव कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस फ्रेम की कॉपी ले सकते हो। ठीक है, कॉपी, इसको हमें कॉपी लेने के लिए हमने क्या करना है, राइट क्लिक किया तो हमारे पास में यहाँ पर कॉपीज़ का ऑप्शन, एक मिनट, यहाँ से नहीं ले सकते, तो आप यहाँ राइट क्लिक करते हैं, कॉपी, ठीक है, राइट क्लिक, ठीक है, तो आपके फ्रेम इक्वल हो गए। ठीक है, ठीक है, चलता जाएगा एनिमेशन, जितने फ्रेम होंगे आपको एनिमेशन के लिए फ्रेम आपको चाहिए 100, तो ये आपके फ्रेम 100 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी जो प्रॉपर्टी है, यहाँ आपको कुछ ये ध्यान देना होती है कीज़ एट करंट फ्रेम। इसका मतलब क्या होता है, जब आप फ्रेम रेट को चेंज करते हैं तो यहाँ पर कीज़ जो है डिफ़ॉल्ट एक ज़्यादा लग गई, उसको मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, तो इन कीज़ पे फ़र्क पड़ता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने फ्रेम रेट इसके किए 30, तो इसका जो कीज़ है ये भी आपकी एक आध ज़्यादा लग जाती है, तो हटा दो से, इन पे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो फ्रेम रेट के हिसाब से। तो कीज़ एट करंट फ्रेम मतलब आपने फ्रेम 1 पे ले रखा है और 12 पे ले रखा है या 24 पे ले रखा है, तो इस ऑप्शन से आपकी कीज़ जो है वहीं की वहीं रहेंगी, जहाँ पर आपकी ये लगी हुई है 0 पे ये रहना दी हुई है। तो हम लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं जब हमें हमारे फ्रेम को चेंज नहीं करना होता है। अच्छा, 1x हाइट, ये मैंने आपको बताया था, इससे आप अपनी टाइमलाइन की ग्रिड की हाइट बढ़ा सकते हैं। अच्छा, की स्टिक बताया था मैंने आपको कि आपको ये रेड कलर दिख रहा है, इसको आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, 2x कर सकते हैं, 3x या 4x, सिलेक्शन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, यह है आपका प्ले एवरी फ्रेम, तो हम हमेशा इसको अंदर प्ले एवरी 1 फ्रेम को ही रखते हैं कि एक एक फ्रेम उसका रेंडर हो जाए, तो उसको हम हमेशा चेक ऑन करके रखते हैं यहाँ से। उसके बाद चीज़ें आती हैं आपकी कि एनिमेशन के लिए हम और क्या क्या चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए एनिमेशन फंडामेंटल के अंदर। तो एनिमेशन फंडामेंटल के अंदर जो एनिमेशन के जो रूल हैं वो हैं आपके 13। ठीक है, तो 13 जो रूल हैं उन रूल को हम समझने के लिए गूगल पे चलते हैं, जिसको बोला हमने एनिमेशन प्रिंसिपल। क्या बोला? एनिमेशन ठीक है, अभी आपको 12 दिखा रहा है। एक जो प्रिंसिपल है वो है एक्टिंग का, इसके अंदर ऐड हो गया है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले है आपका टाइमिंग एंड स्पेसिंग। ठीक है, टाइमिंग स्पेसिंग मतलब इसको आप ऐसे समझो, आप
रियल टाइम एनिमेशन को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि आपके पास में 3 बॉल हैं। एक आपकी फ्लेक्सिबल बॉल है, टेनिस की बॉल जिसे कह सकते हैं आप। एक आपकी प्लास्टिक की बॉल है जो उससे ज़्यादा हार्ड है, और एक आपकी मेटल की बॉल है ना, मैं बता दूंगा फिर लगाइएगा, ठीक है। हाँ, तीसरी जो बॉल है वो है आपकी वेट है, मेटल की है। अगर आप उसको किसी टेबल से एक साथ तीनों को गिराओगे, तो आप देखना वो तीनों की जो टाइमिंग है नीचे गिरने की सबकी अलग अलग होगी। इसका एग्जांपल ऐसा समझो, आप घर पे भी कर सकते हो अगर आपके पास में इसमें ही समझना है एनिमेशन को, वेट वाली चीज़ों को। तो जो 3 बॉल हैं, एक टेनिस की बॉल है, एक मेटल की है और एक प्लास्टिक की है, इन तीनों में से सबसे पहले ज़मीन के अंदर कौन हिट करेगी, कौन सी बॉल हिट करेगी? क्यों? वेट ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से वो हिट करेगी। अब एनिमेशन के अंदर, इसको एनिमेशन के अंदर अगर आप कर रहे हो, चाहे वो 2D एनिमेशन हो या वो 3D एनिमेशन हो, वहाँ पर ये चीज़ दिखाने के लिए आपको ये टाइमिंग स्पेसिंग का काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एनिमेशन जब करोगे तो टाइमिंग अगर आप देखते हैं तो तीनों की चेंज मिलेगी, आपको मिलेगी। स्पेसिंग का मतलब ये है कि वहाँ रखा कहाँ गया है उसको, ठीक है, मतलब एक ही जगह से रखा गया है और आना एक ही जगह पे है। तो वहाँ पर जब रखा जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को पहुँचाया जाएगा, प्लेस किया जाएगा, तो वो प्लेसिंग को हमने एनिमेशन के द्वारा समझाने के लिए आप टाइमिंग चेंज करेंगे उसकी। मतलब मेटल की बॉल सबसे पहले ज़मीन पे हिट करेगी तो उसका एनिमेशन की टाइमिंग अलग होगी, और उसके बाद में जो टाइम कम लेगी वो है आपकी फ्लेक्सिबल बॉल, उससे ज़्यादा वेट मतलब कम होगा, और सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा लास्ट में आने में, वो लगेगा आपकी प्लास्टिक बॉल के अंदर, उसका वेट कम है ना, फ्लेक्सिबल भी नहीं। एक चीज़ से में आपको ये आई। उसके बाद इन तीनों के अंदर आप चेंजेस क्या देखेंगे, जो मेटल की बॉल है उसके अंदर जो बाउंस होगा वो बहुत कम होगा, गिरी और एकदम देखिए हल्का सा बाउंस दिया उसने, क्योंकि मेटल है। सेकंड बॉल आपकी फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर बाउंस वो फ्लेक्सिबल ज़्यादा है, और उसके बाद प्लास्टिक वाली आती है वो उससे कम बाउंस करेगी, गिरी, क्योंकि उसमें बाउंस बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है जिनका यूज़ हम एनिमेशन फंडामेंटल में यूज़ करते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये चीज़ें टाइमिंग एंड स्पेसिंग के बारे में बताई जा रही है। देखो टाइमिंग वही जो 1 से लेके 1 सेकंड का दिया है इन्होंने। स्पेसिंग का मतलब है ये रखना बॉल को, मैंने बता रहा था बॉल को रखना। शुरुआत किसी चीज़ की स्लो से हो रही है, देखो तो यहाँ फ्रेम ज़्यादा है, वह स्पीड है इक्वल, उसके बाद में ये मतलब इस स्लो आउट है, मतलब स्पीड में ही है, अभी स्लो ही नहीं दिखाया है, स्पीड में ही है। इसको आप सबको टाइमिंग एंड स्पेसिंग, इस प्रिंसिपल को आपको समझने के लिए स्टडी करना है, ठीक है, फ्री टाइम में बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अब मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद में आता है सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल है वो है स्क्वैश एंड स्ट्रेच। हम एनिमेशन के अंदर जब स्टडी करते हैं तो हमें सबसे पहले एनिमेशन जो करना सिखाया जाता है वो बॉल पे ही सिखाया जाता है, ठीक है। अगर बॉल एनिमेशन आपने ठीक से कर लिए तो आपको प्रिंसिपल पता है, एनिमेशन के प्रिंसिपल आपको पता है, ठीक है। वो प्रिंसिपल आप यूज़ किस में करते हैं, करैक्टर वगैरह में करते हैं, बाकी की सारी चीज़ों में करते हैं आप। अब सेकंड जो आपके पास में प्रिंसिपल है वो है आपका स्क्वैश एंड स्ट्रेच। अभी मैंने आपको बॉल के बारे में बताया था, जब वो ज़मीन पे हिट करेंगी तो उसके अंदर बाउंस होगा। मेटल का बाउंस मतलब कम है, फ्लेक्सिबल बॉल वो स्क्वैच एंड स्ट्रेच होगी, तो फ्लेक्सिबल बॉल है। अगर आप एनिमेशन के द्वारा उस फ्लेक्सिबल बॉल को दिखाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको स्क्वैच एंड स्ट्रेच का ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेगा। मतलब जैसे ही वो बॉल हिट करती है किसी सरफेस के ऊपर तो वो दबेगी और फैलेगी, दबी, ठीक है, स्क्वैच हुई और स्ट्रेच। ये प्रिंसिपल आपको इसके अंदर
यूज़ करना पड़ेगा। अब बात आती है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है स्क्वेशन स्टेज। ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ होगा जो आपका फ्लैक्सिबल है, जैसे मास। मास का मतलब बॉडी का हमारे अंदर मास है, यानी कोई ऐसा एनिमेशन हो रहा है जिसके अंदर वेट है और वो ऑर्गेनिक है, मतलब जीवित है, जान वाला एनिमेशन है, तो उस एनिमेशन के अंदर हम इस क्वेश्चन स्टेज को दिखाते हैं अच्छा दिखाने के लिए, फ़नी दिखाने के लिए। ठीक है, अगर ये बंदा, हालांकि जब हम बात कर रहे हैं स्क्वेशन स्टेज हमारी रियल बॉडी के अंदर तो होती नहीं है, लेकिन जब हम जंप करते हैं तो सबसे पहले हम नीचे जाना पड़ता है, फिर बाद में ऊपर के लिए जब जाते हैं तो हम वहाँ पर भी हमें क्या यूज़ हो रहा है, हमारा स्क्वेशन स्टेज। मसल्स है, हम स्क्वेशन स्टेज होगा तो उसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर हमें इस एनिमेशन का ध्यान देना होगा। अब कोई ऑब्जेक्ट जो 3D का है, जो सॉलिड है, सॉलिड का मतलब मेटल है, मेटेलिक है, या कोई स्टोन है, जिसके अंदर इस एनिमेशन को हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मगर कार्टून फिल्मों के अंदर जो आप देखते हैं, टूरिस्ट फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा डोर को उसने हिट किया, डोर भी हिल रहा है। उसको बोलते हैं हम एग्जेजरेशन। क्या बोलते हैं? अपनी बात को बड़ा चढ़ा के दिखाना एनिमेशन के द्वारा। संभव है ना? मास्क मूवी देखी है आपने, उसका लेग बहुत बड़ी हो जाती है, आंखें बाहर निकल आती हैं, जीभ निकल आती है। ठीक है, वो क्या है? अगर ऐसा नहीं करेंगे कौन बंदा देखेगा? स्क्वेशन स्टेज भी और एग्जेजरेशन, बहुत चढ़ा के बात करना। टॉम एंड जेरी को देखो, लाइव एग्जाम्पल है। वो बहुत ज़्यादा, मतलब इतने वो हो जाते हैं एग्जेजरेशन कि आप समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। पूरी बॉडी घूम जाती है, दांत टूट जाते हैं, सर टूट जाता है, आग लग जाती है, जिंदा है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल में ही आता है जो अभी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका एंटिसिपेशन। ठीक है, एंटिसिपेशन का मतलब होता है किसी भी एक्शन की जो तैयारी होती है। ठीक है, कुछ भी एक्शन की तैयारी हमें दिखाना होती है एनिमेशन के द्वारा। एनिमेशन के द्वारा हमें ये दिखाना होता है कि होने वाला क्या है, नहीं तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं लैब के अंदर, कोई अचानक आके हम में से किसी को डांटना शुरू कर दे, तो मान के चलो जैसे मुझे कोई डांट रहा है या आपको कोई डांट रहा है, तो हो सकता है आप सोचो यार मैं कोई गलती करके आया हूँ, लेकिन बाकी के बंदे सब क्या रियलाइज़ करेंगे, अरे ये क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब वो कंफ्यूज है। रियल वर्ल्ड के अंदर तो हो सकता है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई किसी को थप्पड़ मार देता है, टक्कर मार देता है, हो जाता है। लेकिन एनिमेशन के अंदर आपको ये क्या होता है, ये ऐसे करके दिखाओगे तो कंफ्यूज है ऑडियंस। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले, अगर मान लो किसी को हिट करना है या स्लैप करना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एक एक्शन लेते हो, ऐसे ऑडियंस को दिखाया और उसको स्लैप कर दिया, मतलब आपने तैयारी की उसके अंदर। वो बॉल हिट कर रहा है तो रेडी है वो हिट करने के लिए। अगर वो तुरंत ही बॉल फेंक दे ऐसे, तो फिर वो एनिमेशन आपको मिस्टेक है, गलत है। तो ये प्रिंसिपल है, जब आप एनिमेशन के अंदर इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपका एनिमेशन में वैरायटी आती है और रियलिस्टिक नज़र आता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, उसको आप अलग से समझ सकते हो। ईज इन ईज आउट के बारे में अभी आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, कि किसी चीज़ की शुरुआत स्लो से हो रही है और फास्ट हो रही है। ठीक है, तो ये आपका स्लो, यहाँ फ्रेम ज़्यादा है और यहाँ फ्रेम कम है, इसका मतलब यहाँ स्पीड है, यानी कि ईज आउट स्पीड है। ठीक है, ये प्रिंसिपल आप यूज़ करते हैं। उसके बाद है फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई ऐसे कपड़े पहना हुआ हूँ जो बहुत ज़्यादा ढीले हैं, एग्जाम्पल पे कुर्ता पजामा, फीमेल अपना सलवार सूट पहने हुए हैं, दुपट्टा भी है उनके साथ में, तो वो वॉक कर रहे हैं, तो उनके साथ में क्या हो रहा है, दुपट्टा भी मूव कर रहा है या कपड़े भी मूव कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे एग्जांपल आप उसको लो, उनका दुपट्टा दुपट्टा जब मूव करेगा तो वो ओवरलैप हो रहा है, मतलब उसके साथ में चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है एनिमेट हो रहा है उसके अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो फ्लैक्सिबल है, जो एनिमेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे हेयर हैं, तो अब छोटे हेयर हैं तो एनिमेशन उसके अंदर हल्का सा दिखाओगे, आप हल्का फुल्का दिखा सकते हो। अगर कोई बड़े हेयर रखा हुआ है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो उसके अंदर मूवमेंट जब आप करोगे उसके अंदर भी बॉल आपके मूवमेंट होगा तो ओवरलैप करेंगे वो उसको। ठीक है, अच्छा उसके बाद है आपका आर्क। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल अदा करता है। आर्क का मतलब ये है कि आपने मान लो एक आपके पास हैमर है, और हैमर से किसी चीज़ पे आप हिट कर रहे हो, तो आप हैमर से इस तरीके से हिट नहीं करते हो। ठीक है, इस तरीके से आप हमेशा क्या बनाते हो, एक आर्क, पीछे को हैंड गया, ये आर्क देख रहे हो, पेन को देखना। ठीक है, आप ऐसे नहीं करते हो, ये ऐसे हाथ लिया और ऐसे किया, ऐसे नहीं करते हो। अब आपने इसके अंदर कोई बंदा अपनी हेड को टर्न कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बना रहे हो तो ये आर्क बन रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आप आर्क फॉलो करते हैं। आर्क फॉलो का मतलब ये हुआ कि आप जब एनिमेशन करते हैं, जितने भी आपको एनिमेशन करना है, हैंड में, लेग में, माउथ में, टंग में, आइज़ के अंदर, हर चीज़ के अंदर, वहाँ आपको आर्क पे भी ध्यान देना होता है। 3D एनिमेशन जो लोग करते हैं उनकी सैलरी सेकंड के हिसाब से दी जाती है, कंपनी देती है। इसका मतलब ये होता है जब आपको एनिमेशन दिया जाता है वो घंटों का नहीं दिया जाता है। अगर एक बंदे को एक एनिमेशन 5 मिनट का दे दिया, 6 महीने के लिए काफ़ी है, 1 साल के लिए काफ़ी है। ठीक है, एनिमेटर जो फिल्म में एनिमेशन करते हैं, आप मूवी देखना है 3D की, उसमें क्रेडिट देखना है उनका, तो एनिमेटर आपको कितने मिलेंगे, सीनियर, जूनियर, ठीक है, मिड लेवल के एनिमेशन। क्यों? क्योंकि एक एक एनिमेशन जो किया जाता है वो 5 सेकंड का, 10 सेकंड का दिया जाता है। ठीक है, जो एक्सपर्ट है वो तो एक्सपर्ट है ही, उन्हें पता है क्या टेक्निक है, किस तरीके से एनिमेशन फास्ट करना है। मिड लेवल का मतलब है वो थोड़ा सा और टाइम लेंगे, और जूनियर है, जूनियर तो आपको पता ही है, और ज़्यादा टाइम लेंगे, तो उनकी वैसी सैलरी होती है। तो जब उनको 5 सेकंड का काम दिया गया है तो सेकंड में ही तो काम मिला है उनको, और उनकी सैलरी क्या है, सेकंड के हिसाब से ही है। समझ रहे? गुड मॉर्निंग। मैं वही बात कह रहा हूँ कि एनिमेटर को जो सैलरी दी जाती है सेकंड के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, अब जब तक एनिमेशन राइट नहीं होता है, जब तक वो प्रोसेस चलती रहती है। जो डायरेक्टर को चाहिए वो छोटी छोटी चीज़ की बारीकी देखते हैं। एग्जाम्पल देखना है तो हॉलीवुड की मूवी देखो, 3D की, आपको पता चल जाएगा। साथ में एग्जेजरेशन, जो भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अपनी बात को ऐसे दिखाना बड़ा चढ़ा के, इससे कि लगे मतलब आप इस कार को ये पुश कर रहा है तो ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है देखने में, ये अच्छा लग रहा है एनिमेशन के अंदर, ये अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि हम लोग जब पुश करते हैं तो ऐसे ही लगते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा पावर लगाना होती है हमें तो पूरा की पूरा लगा देते हैं पावर, तो ये एनिमेशन के द्वारा देखने में अच्छा लगेगा हमें। ठीक है, इसको और समझने के लिए आप रेफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मतलब बड़ा चढ़ा के कहना अपनी बात को एनिमेशन के द्वारा, तभी बच्चे खुश होंगे, पास होंगे, नहीं तो फिर वो फेल है। ठीक है, उसके बाद है आपका सॉलिड ड्राइंग। आप कहोगे सर ड्राइंग तो मुझे आती नहीं है, आप भी कहोगे ड्राइंग की मुझे नॉलेज नहीं आती है। यहाँ पर ड्राइंग से मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी कैरेक्टर को एनिमेट कर रहे हैं, तो जब उसका फ्रेम बना रहे हैं आप, मतलब इस तरीके का फ्रेम बनाना है फीमेल का बॉडी का, तो वो देखने में फीमेल लगना चाहिए कि ये, हालांकि देखो दोनों इक्वल हैं, इसको मेल फीमेल दोनों ही बना सकते हैं हम, मगर यहाँ पर ड्राइंग का मतलब है इस फ्रेम को उन्होंने जो रिग किया हुआ है उस फ्रेम को तो बनाना आता ही होगा उस बंदे को, कि हैंड उसकी फ़ीमेल के होंगे तो किस तरीके से होंगे, कैसे
उनका खड़े होने का तरीका है, वो तो बना सकता है ना। तो यहाँ से उस ड्राइंग की बात चल रही है 3D के अंदर, सॉलिड ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल है अपील। ये इसका मतलब होता है कि जो आपका 3D का करेक्टर है, वो अगर हीरो करेक्टर आपने बनाया है तो देखने में उसकी जो है प्रॉपर्टी हमें ऐसी नज़र आना चाहिए कि वो हीरो दिख रहा है। अपील का मतलब दिखाई देना, ठीक है। अगर विलन है तो विलन जैसा उसका एटीट्यूड उसके अंदर नज़र आना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस एनिमेशन करते हैं तो डमी पे करते हैं, ठीक है, फेशियल की बात ही नहीं हो रही है, डमी पे। अब ये इसको जब आप विलन दिखाओगे तो इस डमी से पता चलना चाहिए इसके अंदर विलन है ये, ठीक है। और आपको डमी से ही दिखना चाहिए ये हीरो है या कोई और करेक्टर है। तो इसको हमने क्या बोला, अपील, ठीक है। प्रिंसिपल कैन रियली कम डाउन टू एडिटिंग मोर अपील, ठीक है, इन मैनी डिफरेंट एरियाज योर एनिमेशन, ठीक है, ये वो बात कह रहा है। अच्छा, उसके बाद है आपका स्ट्रेट हेड एक्शन एंड पोस्ट टू पोज एनिमेशन। तो स्ट्रेट हेड एक्शन या पोस्ट टू पोज एनिमेशन, ये एनिमेशन की एक टेक्निक है कि आप ए से लेके जेड तक जा रहे हैं, मतलब ए से लेके जेड तक गया तो उसके अंदर आप हर एक फ्रेम को बनाते हुए चल जा सकते हैं। मतलब कोई बंदा नीचे बैठ रहा है या नीचे से कोई सामान उठा रहा है, तो आपने पहला फ्रेम बनाया, दूसरा फ्रेम बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, पांचवा बनाया, ठीक है। ये बोलते हैं आप स्ट्रेट हेड, बनाते चले जाओ फटाफट, ठीक है। आपको पता है बंदा नीचे झुकेगा तो पहला फ्रेम डाउन होगा, दूसरा, तीसरा झुकेगा और झुकेगा, ये बनाते जा रहे हैं। एक एनिमेशन का तरीका है, आप इससे भी एनिमेशन कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आपने पोज टू पोज बनाया, यानी कि पहला पोज आपका खड़ा होने का है, क्या है, खड़ा होने का है, और दूसरा फ्रेम आपने बना दिया बैठेगा। तो इसके जो बीच के फ्रेम है फिर आप बीच का बनाएंगे, मतलब 1 सेकंड का एनिमेशन है। तो आपने पहला फ्रेम बनाया 1 पे, 24 पे बना लिया दूसरा, फिर तीसरे बनाएंगे 12 पे। 12 पे क्या मतलब है, इन दोनों का बीच का फ्रेम उठा हुआ, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, इसे पोज टू पोज एनिमेशन कहते हैं। तरीका है आप कैसे तरीके से एनिमेशन कर सकते हैं। उसके बाद है आपका सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन एनिमेशन की जो प्रोसेस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसको हम ऐसे कहते हैं, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो हाथ अपने मल रहा हूँ ऐसे करके, ये सेकेंडरी एक्शन कहलाएगा। बात करते करते मैंने ऐसे हल्के से स्निच की, इस तरीके से खुजलाया, ठीक है, या बात करते करते पानी पिया, या कोई एक्शन कर रहा हूँ, बात करते करते डांस करने लगा, चुटकी बजाने लगा, इस एक्शन को हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्शन, जो कि एनिमेशन को रियल दिखाता है। अब कोई बंदा बात करिए, वो एकदम खड़ा हो गया, ऐसे बात की उसने, ऐसे खड़ा हो गया, बात की ऐसे खड़ा हो गया, तो वो क्या लग रहा है, रियल नज़र नहीं आएगा, फेक नज़र आएगा। मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं एनिमेशन के अंदर, एक बात कर रहा है तो दूसरा हाथ भी ला रहा है, तो तीसरा सुन रहा, हाथ सर उसको हिला के सहमति दे रहा है या असहमति दे रहा है कि नहीं ये बात तुम्हारी सही नहीं है। तो ये वैरायटी लाने के लिए इस चीज़ को हमने बोला सेकेंडरी एक्शन, ठीक है। उसके बाद है आपका स्टेजिंग। स्टेजिंग का मतलब आप जब एनिमेशन करते हैं, एनिमेशन के लिए आपने कैमरा लगा दिया, मतलब 3D के अंदर या 2D के अंदर, तो आपने एक जो एरिया है डिसाइड कर दिया, उस एरिया के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें दिखानी है, रखनी है, उसको हमने क्या बोला, स्टेजिंग। अननेसेसरी चीज़ें आपको नहीं चाहिए तो आप उसको क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, हटा देते हैं। अब ये चीज़ आपकी लाइव शूट मूवी में हो या फिर 3D मूवी के अंदर हो या 2D मूवी के अंदर हो, तो हम स्टेजिंग जब करते हैं तो हमें अपने कैरेक्टर जिसको हम फोकस करना चाहते हैं बस उसको हाईलाइट दिखाना होता है। बाकी की चीज़ों को हम ज़्यादा हाईलाइट करेंगे तो क्या होगा, हमारा एनिमेशन या जो हम कहना चाहते हैं वो क्लियर नहीं होगा। मान लो आप एनिमेशन दिखाना चाह रहे हो किसी चीज़ का, लेकिन आपने बैकग्राउंड को इतना अच्छा बना दिया है, इतना अच्छा बना दिया है, कोई इतनी चीज़ें रख दी, तो बंदा उसी को ध्यान देगा ना, वो आपकी चीज़ों को ध्यान ही नहीं देगा। तो आपकी स्टेजिंग बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है, सारा कुछ।
13वां जो प्रिंसिपल है वो है एक्टिंग, यानी कि एक अच्छा एनिमेटर को एक अच्छा एक्टर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसको क्या होता है, एक रेफरेंस मिलता है शूट किया हुआ, देखना आपको दिखाया जाएगा। तो वो जो है रेफरेंस बंदा अपना साथ में टाइमलाइन पे लगा लेता है और उस रेफरेंस को लेके अपना एनिमेशन शुरू कर देता है। मगर फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक्सप्रेशंस पकड़ने होते हैं, तो खुद हमारे पास में एक मिरर रखा हुआ होता है, मिरर जिसमें अपना फेस को अपना एक्सप्रेशन बनाते हैं, ये या हार रोने धोने वाला, हंसने वाला, वो देखने के बाद में उसको फ्रेम बनाते हैं। तो एक अच्छे एनिमेटर को एक अच्छा एक्टर होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, वो अपने एनिमेशन के अंदर बहुत ज़्यादा रियल चीज़ें दिखा सकता है। एनिमेशन के फंडामेंटल, एनिमेशन की कैसे हमें कीज़ वगैरह लगानी है, ये मैंने आज आपको बता दिया है। कल के सेशन के अंदर हम एनिमेशन, बॉल एनिमेशन करेंगे और इसको एनिमेशन की कीज़ कैसे लगाई जाती हैं वो करेंगे। बाकी आज मैंने एनिमेशन लगाने का बताया था आपको कि आप ऑटो की ऑन करके रखते हैं और टाइमलाइन के अंदर जब जाते हैं तो टाइमलाइन आपकी गायब हो जाती है, तो आपको वर्क स्पेस में जाना, यहाँ से रीसेट एक बार कर देना, रीसेट, तो वापस आ जाओगे आप। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरी बॉल है ये, इसकी कीज़ जो है आपके एनिमेशन की, जैसे मान लो हमें ये वाली कीज़ है, ऑटो ऑन है, जैसे मैं नीचे करूँगा तो आपकी की लग जाएगी, है ना, ये ठीक। और आप ऑटो की हटा देते हैं, कुछ भी करेंगे तो की नहीं लगेगी, नहीं लग रही है, ठीक है। एस प्रेस करेंगे तो की लग जाएगी, ठीक है। ऑटो की ऑन है, तब जैसे मूवमेंट देंगे तो की लग जाएगी आप, ठीक है। ये ठीक है, कल के उसके अंदर हम कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा समझेंगे, ठीक है। चलो ठीक है फिर। वतन